बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर अब्दुल काजी। नाज़रीन, एक कल पुरानी अनारकली लाहौर में दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ। एक टाइम बम लगाया गया जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए और 27 के करीब जख्मी हुए। एविडेंस को कलेक्ट किया गया है और उसके हेल्प से जिस वक्त आज ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं ये बताता चलूं कि सीसीडी टीम जो है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उन्होंने इस पे पूरा एक्शन लिया है, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, उन्होंने ट्रैक डाउन किया है और इन लोगों को, उन दहशतगर्दों को जिन्होंने ये दहशतगर्दी की, जिसमें उनके सहूलतकार भी थे, जिसमें वो शख्स भी था जिसने बम नस्ब किया था, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के अंदर है और यही कहा जा रहा है कि जी बहुत जल्द ये तक पता चल जाएगा कि ये लोग कौन थे, इनको किन्होंने प्लांट किया और इनका गोइंग फॉरवर्ड आगे क्या और ऑब्जेक्टिव थे जो ये एड्रेस करना चाह रहे थे या जिनको ये हिट करना चाह रहे थे। बीएन आर्मी, बलूचिस्तान नेशनल आर्मी, जो 10 रोज कबल बनाई गई, जिस तरह सरफराज बुख्ती साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें बताया कि ये बनाई गई थी, उनका बताया जा रहा है कि इन लोगों ने ये हमला किया है, लेकिन अनलेस और अनटिल इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, ये कहना कब्ल वक्त होगा। एंड आई एम श्योर ऑफ दैट कि अब जबकि ये लोग गिरफ्तार हो चुके हुए हैं, इस वक्त इनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो बहुत जल्दी ये चीज बड़े बावसूख तरीके से बता दी जाएगी कि ये हमला कैसे हुआ, किस तरह हुआ और इसके पीछे कौन लोग मुलव्विस हैं। नाज़रीन, आज सवाल ये है कि एक नेशनल एक्शन प्लान होता था जो हुकूमतें जिसके ऊपर वादा करके आई थी कि जी हम इन पे अमल दरामद करेंगे। आपको याद होगा जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ था, उसके बाद ये नेशनल एक्शन प्लान हुआ था, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक ये भी इशू था कि बलूचिस्तान को लेकर रिकंसिलिएशन होगी और एफर्ट्स की जाएंगी, लेकिन शायद अपेरेंटली लगता ऐसे है कि वो एफर्ट्स नहीं की जा रही है। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। अलॉन्ग विद इट मरी की रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे। उसमें 15 अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया है और उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी कहा गया है। क्या ये 15 लोग किस हद तक इन्वॉल्व थे इस पूरे साने के अंदर, इस पर भी बात करेंगे। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जरा पॉलिटिकल सिनेरियो पे भी बात करेंगे। कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि शायद ये वज़ीर आज़म की लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं, लेकिन जब उन लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं जी मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ है और नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून है। यही बयाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई है। ये क्या है सारे मामला, इन पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। वेरी ग्रेटफुल मुझे इस वक्त ज्वाइन किया आफ्ताब जहांगीर ने, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मेरे साथ है सिद्दीकुल फारूक की, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप दोनों का जी बहुत शुक्रिया। आफ्ताब भाई, आपसे मैं बात का आगाज करता हूँ। ये जो लाहौर का हमला हुआ पुरानी अनारकली के अंदर, जिसके अंदर 3 अफराद जाँ बहक हुए, 28 लोग जख्मी हुए, टाइम बॉम्ब लगाया गया और अब इसको वो मैंने जिस तदाइये में भी बताया है। सर, मैं सवाल उस पर आऊंगा कि वो जो एक नेशनल एक्शन प्लान था जिसके अंदर बलूचिस्तान के इश्यूज को एड्रेस करना था, वो शायद आज की तारीख तक हम नहीं कर सके, क्यों? अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। सदीकुल फारूक भाई को सलाम मेरा। देखें, पहले तो मैं जो शोहदा हैं 3 उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ, क्योंकि वैसे तो वो शोहदा हैं और मग़फ़िरत की दुआ भी मतलब कर ली जाए तो कोई हर्ज नहीं है, और जो जख्मी हैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत-याब फरमाए। देखें, बात ये है कि जो आपने सवाल किया बलूचिस्तान का, तो बलूचिस्तान का एक इशू ऐसा है कि देखें हम उससे हकीकत पसंदाना निगाह से नहीं देखेंगे तो बड़ा इशू बनेगा। उसकी वजह यह है कि एक तो ये कि बलूचिस्तान को कोई भी हमारे जो पड़ोस के ममालिक हैं वो नहीं चाहते कि इससे बलूचिस्तान में इस्तेकाम हो, क्योंकि बलूचिस्तान एक वो है जो सी पैक का एक अहम सी पैक शुरू होगी और के रास्ते खुलते हैं, तो वो कभी भी बलूचिस्तान के अंदर कोशिश करते हैं कि हमेशा कोई ना कोई ऐसा इशू बना रहे कि जिसकी बुनियाद पर वहां पर अदम वो हो सूरत-ए-हाल, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब और चीजें ना जाए। और दूसरा ये कि क्योंकि वहां के कुछ इश्यूज हैं जिनको डिलीवर कर
کے جو گمشدہ ایشو ہے ایشوز ہیں وہاں جمہوری اس کا تعلق ہے، سیاسی تعلق ہے، تو وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی حکومت ہے، اور پچھلے دنوں جو حکومت تھی اس کو ہٹایا گیا ہے چاہے پرفارمنس کی بنیاد پر. تو اب جو لوگ موجود ہیں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پچھلی حکومت پرفارمنس کی بنیاد پر ہٹائی گئی ہے یا کسی اور وجہ سے، لیکن ترقیاتی کام تو ہو ہی رہے وہاں پر. اور گورنمنٹ وفاق بہت انٹرسٹ ہے، وفاق نے وہاں کافی سارے منصوبے بھی شروع کر رکھے، تعلیم کے یونیورسٹی وغیرہ اور بہت سی چیزیں. لیکن جو ان کا مین ایشو ہے کہ وہ جو وہاں کے لوگوں کا ایک ایشو ہے کہ کچھ ان کی محرومیاں اور کچھ ان کے مسنگ پرسنز، ان کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی رہے گی. اور پھر جب تک پڑوس کا انفلوئنس دیکھیں ان کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ سے را اور دوسری ایجنسیاں جو ہیں مختلف ممالک کی وہ بھی انوالو رہتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ اگر بلوچستان آئے گا، بلوچستان میں امن آئے گا تو پاکستان ترقی کی طرف جائے گا. ہو گیا. مجھے ذرا یہ چیز صدیق الفاروق صاحب کے پاس لے کر جانے دیجیے گا. صدیق الفاروق صاحب، آپ لوگوں کے وقت میں اے پی ایس ہوا تھا، جس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اور آپ لوگوں نے اس پہ عمل درآمد شروع کیا، اور اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جو اس کو کنٹینیو کر رہی ہے. لیکن اس کے جو میجر ایشوز تھے، ایک تو دہشت گردی کے خلاف آپریشن، سب کچھ فوج کا کردار تھا، وہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن بلوچستان کو ایڈریس کرنے کے لیے انفارچونیٹلی آج بھی وہ کوشش نہیں کی گئی، جس کا ایک یہ خاکسانہ ہے جو اب لاہور کے اندر ہوا ہے. ابھی اس کو مزید یہ جب انویسٹیگیٹ ہو جائے گا تو پتا چل جائے گا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس چیز کو ایڈریس کرنے سے آج بھی آپ لوگ قاصر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور فیض صاحب تھوڑا سا والیوم بڑھائیں، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. میری آواز اگر ٹھیک ہے تو میں بات کرتا ہوں. میں کل نیلا گنبد لاہور میں ہی تھا، اور میں جب وہاں پہنچا تو اس سے 1 گھنٹہ پہلے یہ دھماکہ ہوا، اور وہیں مجھے معلوم ہوا کہ یہاں دھماکہ ہوا ہے. اور اس وقت 1 آدمی کے شہید ہونے کی اور 3 کے بڑا تشویشناک حالت اور 20 کے زخمی ہونے کی بات ہو رہی تھی. اصل بات یہ ہے کہ جو انریسٹ ہے، یعنی ہمیں جو بنیادی مسائل ہیں ہمارے صوبوں میں، اگر انہیں ہم حل کر لیں، میں توجہ دلاتا ہوں کہ اس سے پہلے عطا اللہ مینگل صاحب، اکبر بگٹی صاحب اور اس طرح کے بہت سے پاکستان دوست، اور آج اختر مینگل صاحب، آج پی ڈی ایم کی دیگر پارٹیوں کے سربراہ آج بھی کچھ باتیں کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جو بنا، میں ایسی بات نہیں کروں گا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو میں کوئی ایسی بات کروں جو یعنی صرف پارٹی بازی ہو. میں یہ کہوں گا کہ جس راستے پر مسلم لیگ نون کی حکومت چلی، وہ راستہ سب کو اکٹھا کرنے کا راستہ تھا. اب موجودہ حکمران بھی یہ جتنے دن بھی ہیں یہ بٹھائیں سب کو اور اصل ایشوز کو ایڈریس کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ آپریشن ضرب عضب ہوا تو اس سے پہلے جناب نواز شریف نے وزیر اعظم کی حیثیت میں 2014 دسمبر میں ہی 16 دسمبر کو پبلک جو سکول ہے پشاور کا آرمی پبلک سکول، اس کا حادثہ سانحہ ہوا تو اس کے بعد بلایا، حتیٰ کہ عمران خان صاحب کو بھی بلا لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت اب بہت ہو گیا ہے، بہت نقصان ہو گیا ہے. تو آپ سب لوگ بیٹھیں، سب کو بلائیں، اور فوج جس نے یہ کام کرنا ہے اس کی پشت پر پوری طرح کھڑے ہوں، ان کا وہ کام جو ہے وہ کریں. اور جو بین الاقوامی پلیٹ فارم ہے فارن افیئرز کے حوالے سے، وہاں بھی ہم سفیر بھیج کے بھارت کا جو کردار ہے اس کو بھی پوری طرح سے بے نقاب کریں. ابھی تک ہم کمزور چل رہے ہیں. اب ہم 100 سال کے
जंग का मुआहदा न करने की पेशकशें और दूसरी चीजें तो कर रहे हैं, लेकिन हमें इंडिया से ये बात भी तो मनवानी चाहिए ना कि वो बलूचिस्तान में और आगे पीछे। आफ्ताब भाई, मुझे थोड़ा सा ये चीज मैं आपकी तरफ लेकर आना चाहूंगा। अभी हमने देखा कि शेख रशीद साहब ने कहा है कि जी लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और कोयटा में थ्रेट अलर्ट्स हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो वाकया हुआ, बदकिस्मत वाकया, जिसके अंदर हमारे पुलिस के जवान भी शहीद हुए, उसको लेकर भी बड़े कंसर्न सामने आए हैं। उस वक्त भी कहा गया कि जी टीटीपी की तरफ से है ये जो है, इसके ऊपर सरफराज बुगटी ने, जिस तरह मैंने पहले बताया, उन्होंने कहा है कि जी बीएनआरवी बलूचिस्तान नेशनल आर्मी जो 10 दिन पहले बनी है और बैन है, इसने ये अटैक किया है। सर, हम लोग क्या तैयार नहीं है? क्या हमें पता नहीं है? जब हमें पूरी अफगानिस्तान की सिचुएशन का पता है और ये तक कहा जा रहा है कि जी अब कलअदम टीटीपी के साथ सीज फायर खत्म हो चुका है, सो उसके बावजूद फिर क्या इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है? और अनफॉर्चुनेटली शायद वो अपेरेंटली नजर ऐसा आ रहा है कि एड्रेस नहीं हो रहे। अच्छा देखिए मंसूर, पहली बात तो ये कि शेख रशीद साहब यकीनन वजीर दाखिला है, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, लेकिन ये उनसे ज्यादा जो दूसरे इदारे हैं वो हमारे वो इदारे हैं कि जिन पर हमारा मुकम्मल एतमाद है। वो इदारे हैं जो अपना काम बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं और जो वेल इन्फॉर्म है हर चीज के बारे में। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कहीं जो होता है कि कोशिश करते हैं। देखिए ये कोई मतलब आपको पता है अफगानिस्तान की इस वक्त सूरत हाल, वहां के अंदर भी कुछ चीजें हैं, वहां से भी और फिर बलोचिस्तान भी, और फिर उनके जो लोग यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो या केपीके हो, बलोचिस्तान हो, तो ये एक है, इसकी ये मुसलसल हमारी एक जंग है जो पिछले हम कई दहाइयों से लड़ रहे हैं। तो उसमें लेकिन जिस तरह कामयाबियां हमारी अफवाज ने, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने, हमारे दूसरे इदारों ने हासिल की हैं, मुझे उम्मीद है कि वो इन छोटे से वाकयात जो हुए, हालांकि ये छोटे नहीं है, लेकिन मैं फिर ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि बहुत बड़ा कोई हादसा नहीं हुआ है सिर्फ। तो अगर बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था, तो अब हमारी वो इदारे जो है और ज्यादा फाल हो जाएंगे और वो ज्यादा मतलब बेहतर तरीके से इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये समझता हूं कि इसके साथ साथ हमारी जो लोकल सिक्योरिटीज है और फिर हम आवाम को भी चाहिए कि वो भी काफी अवेयर हो, वो भी देखें अपने इर्द गिर्द की जब हालात को, लोगों को, कि वहां पर किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म की एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो उन्हें भी चाहिए कि मतलब एक बेहतर पाकिस्तानी, के बेहतर कि अगर कोई इस किस्म की चीज वो देखते हैं तो वो इदारों को इन्फॉर्म करें और बताएं कि जी इस किस्म के मशकूक लोग यहाँ पर आए हुए हैं या उनकी एक्टिविटीज ऐसी है। तो ये मिलकर हमने ये जंग लड़नी है। जिस तरह हमने बीच में, बिल्कुल सदीकुल फारूक साहब ने जो बात की बिल्कुल सही है कि बीच में हमने अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मिलकर बैठकर ये चीजें जो है इस पे काबू पाया था। और अब दोबारा हमें चाहिए कि पार्टीजम से निकलकर, किसी सियासी उससे पॉइंट स्कोरिंग से निकलकर हमें मुल्क और कौम के लिए दोबारा बैठना चाहिए। और मैं अपनी हुकूमत से भी दरख्वास्त करूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि जी इस इशू के ऊपर आप बैठे और बैठने के बाद सारी जमातों को लें। मुझे पता है कि इसमें कोई जमात सियासत नहीं करेगी, क्योंकि पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है, पाकिस्तान पुरअमन है तो हमारी सियासत है। तो हम सबको मिलकर चाहिए कि हम इन सारी चीजों के ऊपर एड्रेस करें और जो भी सब चीजों की है उसको रोकथाम करें। और जैसे कहा है कि जो इदारे हैं उनकी पुष्ट पे अगर हम अवामी लोग भी खड़े हो जाएंगे तो और ज्यादा मजबूत हो जाएंगी वो तंजीम, वो लोग, और वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। सदीकुल फारूक साहब, एक तो इस पे मुझे आपका कमेंट जरूर चाहिए। जो आफ्ताब जहांगीर साहब, सॉरी माफ कीजिएगा, कह रहे हैं कि इसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और तमाम स्टेक होल्डर्स को दोबारा शायद वक्त आ गया कि इकट्ठे बैठना चाहिए सियासत से बालातर होके। उसके साथ साथ सर मुझे ये भी बताते चले, ये जो मरी की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर 15 अफसरान को हटा दिया गया है अपनी पोजीशन से, जो वफाकी हुकूमत के मतलब जो सिविल सर्विसेज के हैं उनको उन्होंने वापस वफाक के अंदर भेज दिया है और कहा गया है कि डिपार्टमेंटल इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। इसके ऊपर ये जो स्टेप लिया गया है चीफ मिनिस्टर की तरफ से, जो टीम बनाई गई थी उसकी तरफ से, कितना आपको लगता है कि ये ठीक फैसला है? इसी तरह होना चाहिए था, वो तमाम लोगों को हटा दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई का कह दिया गया है? सदीकुल फारूक साहब। जी, मैं जाहिर है आफ्ताब जहांगीर साहब भी अच्छी बात कर रहे हैं, मैंने भी जो बात पार्टी से बुलंद होके की है, लेकिन मैं थोड़ी सी तवज्जो मजीद दिलाऊं। अब देखिए,
साबिक फाटा है, उस पे सरताज अजीज कमीशन ने जो रिपोर्ट दी हमने इम्प्लीमेंट की, उसमें 100 अरब रुपए रखा गया था उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनको इख्तियारात देने के लिए। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहां से जो कौमी असम्बली के अरकान मुंतखब हुए हैं उन पे मुकदमे, उनको जेलों पे वो जहां जाते हैं, हालांकि वो कहते हैं पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का झंडा और बहुत सी बातें वो पाकिस्तान ही की कर रहे हैं। महमूद चकजई साहब वहां से वो क्या बातें करते हैं, अभी उन्होंने आके यहाँ इस्लामाबाद, वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं। मैंने अख्तर मैंगल साहब का हवाला दिया, बजिंजो जो है ये कुछ ट्राइब जो हैं, ये कबीले, ये बलोच हैं, कुछ पश्तून हैं, वहां सेटलर्स भी हैं। तो भाई उन सबको और उनके जरिए यानी जो कौमी पार्टियां हैं और जो सूबों की पार्टियां हैं, सबको बुला के बिठाएं। यानी किसी का आप मजाक उड़ाएं, किसी का कुछ करें और किसी को जनाब अली आप उसकी बात ना होने दें, उनका जलसा ना होने दें। ये तमाम चीजें जो हैं, ये अप्रोच गलत है, इसको खत्म करें। लोगों की बात सुने, जो आइन की बात करते हैं, जो कानून की बात करते हैं, जो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो मसाइल की बात करते हैं, तो छोड़ दें इस बात को कि अगर उन्होंने अपना नाम पश्तून हवाले से रखा है तो ठीक है, बलोच के हवाले से रखा है तो ठीक है, इन सब की बात सुने, आइन पाकिस्तान के दायरा कार के अंदर उसे इम्प्लीमेंट करें और अपना और पराया छोड़ दें। ये प्रो फलां है तो इसको हमने नहीं सुनना, ये प्रो फलां है तो हमने इसकी बात सुननी है। तमीज खत्म करें, तमीज एक ही है, आइन पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान। दूसरी बात आपने फरमाई मरी के हवाले से, मैंने वो पूरी रिपोर्ट पढ़ी है, गालिबन 26-27 सफ़े हैं। देखिए एक बात सामने आई है, आपने भी मंसूर साहब रिपोर्ट पढ़ी है, हर जगह बिल्कुल अदम तवज्जोही, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है। जब 27 दिसंबर को ट्रैफिक बेकाबू हो गई थी, उसके बाद तो कम से कम और मेट ऑफिस जो है उनकी तरफ से वार्निंग्स दे दी गई थी, और खुसूसी तौर पर एनडीएम में जो वज़ीर आज़म के दफ्तर में कायम है और बड़े जनाब अली इन यूनिफॉर्म लोग उसके सरबराह और उसमें काम करते हैं, और इसी तरह से पंजाब का जो डिजास्टर मैनेजमेंट का महकमा है उसको भी बहुत सरबराह कोई नहीं था। अब ये सारी चीजें, एसी मरी को महीना भी नहीं हुआ था या 15 दिन हुए थे, उसको आपने मुतय्यन किया। यहां से एमएनए साहब कह रहे हैं कि कोई गाड़ी ना रोकें, उधर से वजीर साहब कह रहे हैं लाख गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। अब आपने भी पढ़ ली होगी कि गाड़ियां तो 32,000 दाखिल हुई, उनमें से 22,000 निकल गई, 10,000 रह गई। वहां को 3500 4,000 गाड़ियों के पार्किंग वगैरह का इंतजाम है। जो मशीनरी थी उसका भी कोई पता नहीं। तो असल बात यह है, मुझे 1-1.5 मिनट और लगेगा, कि जब तक सरबराह, सूबे का सरबराह, रियासत का, मरकज का सरबराह खुद चीजों का नोटिस नहीं लेता, उस वक्त तक नीचे भी लोग काम नहीं करते। बिलखुसूस जब आप हर 15 दिन के बाद डीसी को ट्रांसफर कर दें, हर महीने के बाद जनाब अली कोई सेक्रेटरी तब्दील कर दें, तो फिर कोई क्या काम करेगा। तो गवर्नेंस के जो उसूल हैं उन पे चूंकि गुज़श्ता 3.5 साल से अमल ही नहीं हो रहा, तो पहले तो अपनी गवर्नेंस ठीक करें। स्टेक होल्डर जो बड़े हैं उनको ख्याल होने। मैं आपको मिसाल दूं कि मैं अक्टूबर 14 में एवैक्यू ट्रस्ट का मुझे चेयरमैन वजीर आजम ने लगाया अल्लाह के हुक्म से, तो फौरन नवंबर में यात्रियों ने आना था, वो आए इंडिया से भी। तो एक गाड़ी खराब हुई और वो इंतजार करते रहे, चूंकि मुझसे पहले ये इंतजाम होता था। मैं उसके बाद मैंने ये किया कि एक गाड़ी बस पूरी स्पेशली खाली साथ चलेगी। मैं उठता था रात के 1 बजे, 2 बजे जाके छापा मारता था कि यात्रियों की हिफाजत का बंदोबस्त है या नहीं। मैं ये कहता था कि मैं जा रहा हूं फैसलाबाद, और जा निकलता था हसन अब्दाल। तो इस तरह से ये हुआ कि मेरे महकमे के तमाम लोगों को ये पता था कि चेयरमैन का कोई पता नहीं किस वक्त आ जाए, सारे ऑन टोज रहते थे और काम करते थे। इसी तरह से मैं उस दिन अस्पताल में गया, ठीक है, एक जुमला और सुन ले, टाइम आ गया जी कि शहबाज शरीफ के दौर
खड़े होते थे हर वक्त, पता नहीं किस वक्त वजीर आला आ जाए। अब तो हमें कोई परवाह ही नहीं होती। इसलिए बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि जो सरबराह हैं वो भी तवज्जो दें। जब 27 दिसंबर का एक ऑलमोस्ट अलविया होने वाला था, उससे सबक सीखते तो ये 6 जनवरी और पॉइंट आ 7 गया जनवरी के दीप साहब, मामलात ना पॉइंट आ गया होते। सर, पॉइंट आ गया। मुझे जरा मुझे जरा आगे जान दीजिएगा आफ्ताब भाई। आई रियली वांट कि आप इस पे रिस्पॉन्ड भी करें। नंबर 2, एक ये कहा जा रहा है कि जी ठीक है, आप लोगों ने 15 लोग उतार दिए, उसके अंदर तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को हटा दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो प्रिसाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो नहीं की गई, क्योंकि हटा देना या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर देना ये बिल्कुल एक वो चीज है जिसके अंदर से सारे ही वापस निकल के आ जाएंगे। प्रिसाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई कि कहां पर क्या गलती हुई, और उसके साथ ऐसे लोगों को जिन्होंने 22 लोगों का कत्ल किया है, मैं इसको कत्ल गर्दानता हूं, इन लोगों को तो नौकरी करने का हक ही कोई नहीं है, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की तो जरूरत ही नहीं। सो 15 लोगों को हटा देना आपको लगता है एक ठीक फैसला है? और प्रिसाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है वो चीज फिक्स अपेरेंटली हुई नहीं है जी इस रिपोर्ट के अंदर। अच्छा मंसूर भाई, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैं भी तो आखिरी सी माशरे का आदमी हूं, मैं भी इस जगह का हूं। देखिए, एक तूफान आया, बर्फानी तूफान आया, वहां हालात ऐसे पैदा हुए और उसमें जो लोग जिम्मेदार थे, हालांकि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स थी, ये नहीं था कि उन्होंने कोई जान के कोई ऐसा किया हो, तो उनको सजा की दी गई है, 15 लोगों को हटाया गया है। अच्छा, अब उनकी इंक्वायरी होगी जो उसके अंदर देखा जाएगा कि कौन है, और यहां तक कहा गया है कि जी जो उस पर ज्यादा इन्वॉल्व पाया जाएगा या ज्यादा उसकी नेग्लिजेंस होगी तो हो सकता है कि उसको नौकरी से भी फारिग कर दिया जाए। तो अब दूसरे जो ऑफिसर्स होंगे या दूसरे जो जिम्मेदार आप वहां लगेंगे, उनको पता होगा कि अगर हमारी जरा सी भी गलती जो है वो हमारे लिए बड़ा बेनुकसानदेह होगी, हमारी नौकरियां चली जाएंगी, हमारे लिए एक बड़ी मतलब बेशर्मी, मैं कहूंगा कि मतलब वो शर्मसारी की बात होगी कि जी लोग हमारे बारे में क्या राय रखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मंसूर भाई देखें, ये आपकी भी और मेरी भी, सदीकुल फारूक साहब की भी, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हमें चाहिए कि हैसियत कौम भी हमें चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। जब हमें पता चल गया कि सूरत हाल ऐसी हो गई है, उसके बावजूद बजिद है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं मंसूर भाई, मेरा एक जानने वाला दोस्त, उसका बेटा, फिर मुझे रात को फोन आया उसका, वो बजिद था कि नहीं जी मुझे आगे जाना है। तो मैंने अपने आदमी IPS को कहा कि उसको बोलो खुदा के लिए आगे मत जाओ, अगर आगे जाओगे मैं कोई जिम्मेदार नहीं, मैं किसी को फोन नहीं करूंगा। और फिर उसको जब समझाया गया तो वो फिर वापस मुड़ा, और उसकी खुशकिस्मती ये समझ ले कि उस तरफ से आने वाला एक फौजी ऑफिसर था, उसके साथ लोग थे, तो उसको रास्ता मिल गया, सफाई करते करते उन्होंने निकाल लिया, तो वो वापस, हालांकि उसके साथ मासूम बच्चा था। तो ये लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो एडवेंचर्स के चक्कर में अपने आप को, अपनी फैमिलियों को मुश्किल में डालते। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। अगर ये इस वक्त हुकूमत होती नवाज शरीफ की, तो मैं यहां बैठ के सदीकुल फारूक की तरह जो है मैं भी बात कर रहा होता। लेकिन सदीकुल फारूक साहब ये नहीं कहेंगे कि भाई ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम चीजों को जो है उसको बेहतर तरीके से खुद भी हैंडल करें, अपनी जात की हिफाजत करना, अपने फैमिली की हिफाजत करना, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, मुझे बर्फ देखने का शौक है, मुझे घूमने फिरने का शौक है। फिर एक तरफ कहते हैं कि जी माशी सूरत हाल बहुत खराब हो गई है, महंगाई ने तबाही मचा दी है, मुल्क तबाह बर्बाद हो गया है, और लाखों की तादाद में पिछले साल कितने 25 लाख के करीब जो लोग हैं नॉर्दर्न एरियाज में गए। अब भी अगर थोड़ा सा ये हादसा ना पेश आया होता तो आप देखते हैं लाखों की तादाद में लोग निकलते। तो वहां मतलब ये सारी चीजें हैं, इन सबको जिम्मेदार होना चाहिए, हमें बहैसियत कौम जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ओके, सदीकुल फारूक साहब, इस सारी सिचुएशन में, मैंने इसके बाद ब्रेक पे जाना है, मुझे कहा जा रहा है इस सारी सिचुएशन के अंदर हमने नहीं देखा कि किसी ने आके एक माफी बनती है, एक पब्लिक अपॉलॉजी बनती है इन तमाम लोगों की जो इसके जिम्मेदार थे। हम नहीं देखते ये चीज। आपने माशरा बनाना है, आप इंसानी जिंदगी की बात कर रहे हैं, अपेरेंटली हमने नहीं देखा कि किसी ने आके पब्लिक अपॉलॉजी की हो कि हम लोगों से ये गलती हो गई है, ये 22 लोग वहां पर यूं जाँ बहक हो गए हैं और हम माजरत चाहते हैं, माफी मांगते हैं इस कौम से, और आइंदा ऐसे नहीं होगा। सर, आपको लगता है कि इंसानियत हर जगह पर कुछ कम होती नजर आ रही है जी? देखिए, मैं फिर अर्ज करूंगा और आफ्ताब जहांगीर साहब से अर्ज करूंगा कि मैं कुछ हकायक पे बात कर रहा हूं। मेरा मतलब किसी को मतऊन करना तो नहीं है, लेकिन आपने
जिस मंसूर साहब जिस चीज की तरफ इशारा किया है, हमारे माशरे में लोग जितनी खैर खैरात देते हैं, लोग जितना लोगों का ख्याल रखते हैं, खाना खिलाते हैं, मदरसों को चंदा देते हैं, तो ये इसका मतलब है माशरे में इंसानी हमदर्दी है। और शायद पाकिस्तान दुनिया के उन 2-4 मुल्कों में है जहां अल्लाह के रास्ते में बड़ी खैरात की जाती है, तो वो तो मौजूद है। लेकिन अब जो अंग्रेजी में कहते हैं ना जी कि दी स्नो मेल्ट्स फ्रॉम द टॉप, ऊपर से नीचे आती है ना चीज, तो ऊपर से नीचे अब मैं ये क्या, वजीर आजम साहब ने माफी मांगी क्योंकि वजीर आजम साहब के दफ्तर में NDMA का दफ्तर मौजूद है और एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब उसके सरबराह हैं, और बहुत से लोग, उन्होंने जो अपना मैसेज दिया वो ये कहा कि पाकिस्तान में जहां भी मुश्किल होगी हम पहुंचेंगे, अरेंजमेंट है, वो नहीं पहुंचे। इसी तरह से क्या अच्छी बाकायदा फॉर्मल माफी मांगी वजीर आला ने, चूंकि वो इस वक्त सूबे का सरबराह है। यहां मरकज का सरबराह कौम का बाप होता है, सूबे का सरबराह सूबे के शहरियों का बाप है। क्या उन्होंने अपने बच्चों का इस तरह से ख्याल किया, माफी मांगी? तीसरी बात, जो आफ्ताब जहांगीर साहब अवामुन नास की बात करते हैं कि जी उन्हें भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, उन्हें नहीं मालूम हर आदमी को कि वहां 32,000 गाड़ियां जा चुकी हैं या 20,000 गाड़ियां जा चुकी हैं, वहां इंतजाम जो है वो 8,000 गाड़ियों का है। तो मैं ना जाऊं, ये बताना, ये रोकना, ये इंतजामिया का हुक्मरानों का काम है। तो हुक्मरान जब तक आम आदमी को नहीं बताएंगे उसे क्या पता है, वो तो अपने घर से निकला। अगर एक लाइन लग जाती, पता चल जाता कि भाई ये 10,000 20,000 गाड़ियां चली गई हैं, बस एनफ है, अब और नहीं जाने देने लोगों को, तो लोगों को रोकना पड़ता है। एक सिपाही अगर ट्रैफिक का आपका पॉइंट आ चौक में खड़ा ना करें, का पॉइंट आ गया। बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी जो है ना, वो गाड़ी में गाड़ी फंसा देता है, 4-4 घंटे गाड़ी जो है ना वो रास्ता नहीं खुलता। एक सिपाही होता है तो रास्ता खुलता है और सब ट्रैफिक चलती है। पॉइंट आ तो गया वहां कि ये आप- बंदोबस्त होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। सिद्दीकुल फारूक साहब, थैंक यू वेरी मच जी। आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया जी आप दोनों के टाइम देने के लिए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरे साथ होंगे डॉक्टर शोएब सरदिल साहब, फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। और ये जो रिपोर्ट आई और जो कल अनारकली में बम ब्लास्ट हुआ है, ये इसको किसके साथ हम अटैच करें और इसका हम कहां पर इसको जाके एड्रेस करने की जरूरत है। बिकॉज अपेरेंटली लगता ऐसे ही है कि जो एक अनरेस्ट है ये बलूचिस्तान का, ये ट्रेवल डाउन किया है पंजाब के अंदर। इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर शोएब सरदिल साहब ने, फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध रहे हैं, बलूचिस्तान रहे हैं, डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जो अनारकली में एक बदकिस्मत वाकया हुआ है, ये जो हम एक अनरेस्ट देखते हैं, मैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में भी बात कर रहा था, जो अनरेस्ट देखते हैं हम बलूचिस्तान के अंदर, आपको लगता है ये ट्रेवल डाउन करना शुरू कर रहा है टूवर्ड्स पंजाब, जिसमें कभी इस्लामाबाद का भी सानिया हुआ है और एक ये अब जो कल लाहौर का अनारकली का हुआ है जी? मंसूर, ऐसे है कि चूंकि इस इंसिडेंट को, ये जो अनारकली वाला इंसिडेंट है, इसको एक जो नेशनलिस्ट आउटफिट है उसने ऑन भी किया है, और वो है ये BNA, बलोच नेशनल आर्मी जी, तो आर्मी। इसलिए ये पॉसिबिलिटी तो है कि ये दोबारा एक्टिव हो रहे हैं और इनको हमें बर वक्त दोबारा चेक करने की ज़रूरत है। एक्चुअली ये जो नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से डील करना है, ये तो एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट रहता है, लाइफ लॉन्ग है, जब तक कि उनके साथ जो इश्यूज हैं वो सेटल नहीं होते और वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ जाते। तो बट आजकल जो है ना पुलिसिंग इन इश्यूज पे वो बिल्कुल अब डिफरेंट है। वो पुराने ज़माने वाली बात नहीं है कि जी SHO ने कोई मुखबर रखे हुए हैं और वो उसको ला के इतला दे रहे हैं। दिस इज़ नाउ ऑल टेक्नोलॉजी ड्रिवन, और which means these safe city projects,
اب سیف سٹی پہ ہم نے کوئی زیادہ اس ملک میں کام نہیں کیا. ریلیٹیولی جو بہتر کام ہوا ہے وہ لاہور میں ہی ہوا ہے. اور لیکن لاہور کو بھی اگر آپ کمپیئر کریں لیٹس سے ود لنڈن، تو لاہور کے ٹوٹل کیمرے جو ہیں وہ اس وقت 7600 کے قریب ہے. اب یہ تعداد جو ہے یہ لنڈن سے کمپیئر کریں تو 1/10 ہے، بلکہ 100 ہے، 1/10 بھی نہیں 100 ہے. تو یہ ہمیں اس پہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور ہمارے ہاں پھر یہ بھی بات ہم سنتے رہتے ہیں کہ 60-70% آپریشنل ہوتے ہیں، باقی ایٹ اینی پرٹیکولر ٹائم آؤٹ آف آرڈر ہوتے ہیں. اور وہ پھر ان کو مینٹیننس اور ریپیئر کے لیے آپ کو ایک کانسٹنٹ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ فنڈز نہیں ہوتے، فنڈز لینے پڑتے ہیں، کئی مہینے لگ جاتے ہیں فنڈز آنے میں. تو جب تک اس کا کوئی ہم سسٹینیبل سلوشن نہیں نکالتے، اور سسٹینیبل سلوشنز چائنا کو اگر دیکھیں تو وہ تو چونکہ سسٹم ہی ڈفرینٹ ہے، اور چائنا میں بیجنگ میں صرف 11 لاکھ کیمرے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ لنڈن سسٹم جو ہے اس کو فالو کرتے ہوئے کہ ہمیں بہت تھوڑے کیمرے اس میں جو ہیں وہ پبلک سیکٹر میں رکھنے ہیں. باقی جو بھی شہر میں ریزیڈینشل ایریاز ہیں تو اونرز آف دوز ریزیڈینسز، بزنس آؤٹ فٹس ہیں تو وہ ان کو ہم اسٹینڈرڈز پرووائڈ کر دیں، اور ان کو کہیں کہ یہ آپ نے کیمرے لگانے ہیں، اور ان کیمروں کو پھر ہم نے مین جو کنٹرول روم ہے سیف سٹی پروجیکٹ کا اس میں انٹیگریٹ کر دینا ہے. تو دس از دی وے فارورڈ. ورنہ نہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں گے کبھی نہ ہم کر سکے. اور باقی یہی حالت آپ کے دوسرے شہروں کی ہے. کراچی دیکھ لیں، ابھی تک 1000 کیمرہ بھی نہیں ہے. سو کیا آپ اس شہر کو، اگر اللہ کی طرف سے کچھ نہ ہو تو اور بات ہے، ادروائز ہم نے تو اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوئی. اچھا سر، 2-3 چیزیں. ایک تو جو ابھی سیف سٹی کیمرہ کی آپ بات کریں اسی سے شاید ٹریک ڈاؤن کیا ہے CCD پنجاب میں، اور یہ جو 3 سہولت کار تھے اور بم نصب کرنے والا شخص تھا، اس کو گرفتار کر کے اس وقت انویسٹیگیشن چل رہی ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ پہلے ہم نے دیکھا اسلام آباد میں اٹیک ہوا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کوئٹہ کے اندر ہوا تھا، اور اب یہ لاہور انارکلی میں ہوا. سر کوئی سمبولک ویلیو ہے ان چیزوں کی؟ کوئٹہ، اسلام آباد، لاہور، اور انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کراچی اور اسلام آباد اور کوئٹہ یہ سارے ہائی الرٹ کے اوپر ہی کر دیے ہوئے ہیں. از دیٹ انف کہ ہائی الرٹ پہ آپ ایک وارننگ ایشو کر دیں، دیٹس اٹ، بعد میں اب دھماکہ ہو جائے گا تو ڈیول سے ہم نے تو الرٹ کر دیے تھے؟ بالکل اس کی منصور سمبولک ویلیو اس سینس میں ہے کہ لاہور ہمارا سیکنڈ لارجسٹ سٹی ہے، پھر پنجاب میں PTI کی گورنمنٹ ہے، تو میسج زیادہ انہیں کو کنوے کرنا مقصود ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہمیں جو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے یہ لاہور کے بعد پھر ہو سکتا ہے اسلام آباد ہو، نہیں ہے تو KP میں یہ ایکٹیویٹی ہوگی. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اوور دا ایئرز اب پولیس نے بھی کافی اس میں جو محنت بھی کی ہے اور ایکسپیرینس بھی حاصل کیا ہے. سو چیزیں کوئی آؤٹ آف ہینڈ جانے کا تو کوئی امکان نہیں نظر آتا. بٹ یہ ضروری ہے کہ جو ٹیکنالوجی کی ریکوائرڈ سپورٹ ہے، انپٹ ہے، وہ ایبسلیوٹلی گارنٹیڈ ہو. اور اس کو ایک ہی طریقہ ہے. میں تو بڑے عرصے سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایشوز ہیں نا، لائک کامن سروسز ہم ان کو کہتے ہیں، کہ کمپیوٹرائزیشن جو ہے پولیس کے سارے سسٹم کی، اس میں یہ CCTV کیمراز جو ہیں یہ ہیں، وائرلیس سیٹ اپ ہے، یہ کامن سروسز کے لیے. تو اگر ہمیں ایک تو ان کو نکالنے کی ضرورت ہے
from the purview of the provinces, क्योंकि ना provinces के पास इतनी capacity है और वो एक दूसरे को replicate करने के लिए cooperation चाहिए, वो भी करते नहीं है क्योंकि हर एक का अपना बीच में कोई ना कोई खांचा आ जाता है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम स्टैंडर्डाइज्ड वे में अक्रॉस द कंट्री इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। तो वो कैसे हो सकता है? एक तो जो मैंने कहा है कि प्राइवेट बिजनेसेस जो हैं और प्राइवेट जो कंसर्न्स हैं उन सबको इन्वॉल्व करें, अपना अपना वो संभालें, सिर्फ इंटीग्रेट उसमें हो जाए। और दूसरा फिर ये है कि आपको इवन अगर एक स्पेशल टैक्स भी लगाना पड़े इसके लिए कि जो सिर्फ ये जो कॉमन सर्विसेज हैं पुलिस की उनको ऑल ओवर द कंट्री फंड करें, तो वो भी करना चाहिए। चाहे आप बिजली के बिल के साथ सम परसेंटेज ऐड कर दें या वट एवर वे में आप कलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये हर सूबे पे छोड़ना जो है फिर अशर यही होता है कि जी एक सूबे ने कुछ कर लिया है, बाकी व्हाट इज द रैशनल कि कराची अभी तक सेफ सिटी के कवर में नहीं आ सका। इस्लामाबाद का हाल आप देख लें कि इसका जो सेफ सिटी है वो वेरी वीक, और पिछले दिनों मेरा सन और डॉटर इन लॉ गए थे एक दफ़ा शाम का खाना खाने में, वहाँ उनका कोई पर्स आगे पीछे हो गया, गाड़ी खड़ी थी पार्किंग में, तो जो कैमरा उधर लगा हुआ था बाद में पता चला जी कि उसका तो रुख ही किसी और तरफ है, वो तो सड़क की तरफ रुख है उसका, नॉट इनटू द पार्किंग एरिया। सर पॉइंट अच्छा सर, इसके अंदर एक और चीज मैं इस पे मैंने बिल्कुल आई रियली कुछ और भी इस पे बातें करनी थी, लेकिन मैं जरा आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड ये जो मरी की रिपोर्ट सब सामने आई है, 15 अफसरान को आपने इन्होंने हटा दिया है। सर सवाल ये है कि हटा देना या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डाल देना, आपको लगता है कि ये ठीक तरीके कार है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एग्जैक्ट फिक्स नहीं की गई कि किसकी गलती थी, कहां पर ये सब कुछ ट्रिगर हुआ। एक ओवरऑल कमिश्नर से लेकर ड्राइवर से लेकर कमिश्नर तक सबको हटा दिया गया है। सर क्या ये तरीकेकार ठीक है? एक निजाम को चलाने के लिए तरीकेकार ऐसा ही होता है जी? नहीं, मैं ऑनेस्टली समझता हूं कि एक तो ये डिविजनल लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं थी, ये डिस्ट्रिक्ट का मामला था। सो ये जो अफसर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर है, सीपीओ है, एएसपी है, एसी है, और बाकी जो इन्वॉल्व थे, कोई एसडीओ है या एक्सीएन है, क्योंकि जो महकमे हैं वो तो कोई 10-15 महकमे इन्वॉल्व थे मिनिमम। तो और देखें बात ये है कि ये हमारा सिस्टम जो है अगेन एंड अगेन एक्सपोज होता है कि आपने हर साल बर्फ भी आती है, हर साल ये इश्यूज राइज होते हैं, कभी एट अ लेसर डिग्री, कभी इस दफ़ा ज़्यादा हो गया। तो हम क्यों नहीं इसको हैंडल कर पाते? द रीज़न बीइंग कि हम अपना काम सही नहीं कर रहे। जब हमें ये जो SOPs जो हमारी बनी हुई हैं ना हम उनको प्रॉपरली अपडेट करते हैं। अब इसमें आप देखें ना कि इससे ज़्यादा और क्या सिस्टम की वीकनेस सामने आएगी कि 5 बजे शाम को ये जो 7 तारीख थी, दे डिसाइडेड कि जी पीछे से जो मरी ट्रैफिक आ रही है इस्लामाबाद से उसको बंद कर दिया जाए, और वो 10 बजे तक उस पर अमल नहीं हो सका। और रीज़न बीइंग कि यहाँ गवर्नमेंट डिफरेंट है, बीच में ICT इन्वॉल्व होती है, बीच में मोटरवे पुलिस आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें तब विद इन मैटर ऑफ मिनट्स और सेकंड्स आप कर सकते हैं कि जब आपने पहले सारी रिहर्सल्स की हुई हों और सिस्टम को उस तरीके से ट्यून किया हुआ हो कि भाई ये नहीं है कि ये जब इमरजेंसी आएगी और कंटिजेंसी प्लानिंग आपकी इस तरह से हो कि आपने ये सारे हॉस्पिटल्स आपके अलर्ट पे हों, आपको पता हो कि आपके
ہوٹل پلیسز کتنی شہر میں اویلیبل ہیں اور کتنے لوگ آ گئے ہیں اور کیوں آ گئے ہیں. بالکل نہیں آنے چاہیے. ہم جب باہر تھے تو ایون پارکنگ میں جاتے تھے تو پارکنگ میں باہر آپ کو نظر آ رہا ہوتا تھا کہ اس پارکنگ ایریا میں اتنی پلیسز اویلیبل ہیں. اگر وہ نہیں ہوتی تھی کوئی پلیس تو وہ فل کا آ رہا ہوتا تھا, تو یو ور ناٹ بی ایبل ٹو انٹر انٹو دیٹ پارکنگ ایریا. تو یہاں تو بالکل ہی جو چیز سامنے آئی ہے وہ ایک اس لحاظ سے غدر تھا کہ کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے, اور افراتفری کا عالم ہوا. پھر ویسے ہی سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جی ڈویژنل لیول تک جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اتنے زیادہ لوگوں کو پنش نہیں کرتے, کیونکہ ڈفرینٹ لیول کی پھر پنشمنٹس ہوتی ہیں. ابھی تو اکراس دا بورڈ یہ ہوا ہے کہ سارے ہی سسپینڈ, اس میں ریکمنڈیشن ہے کہ سارے سسپینڈ ہوں گے, سب کی جو ہے ڈپارٹمنٹل انکوائریز ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی حد تک ڈیمورلائزنگ بھی ہوگا. بٹ ٹھیک ہے, اگر اب انہوں نے کر لیا ہے تو اس کو اب مین جو کنسرن میرا ہے وہ یہ ہے کہ سسٹمک امپروومنٹس کے لیے کیا لیسنز ہم نے لرن کیے ہیں. کیونکہ آپ یہ ہر دفعہ برف بھی ہوگی اور نہیں بھی برف ہوگی تو لوگ مری کو وزٹ کریں گے. I'm out of time, sir. I'm out of time. Thank you very much. Very great. ٹاپک کو کل ضرور کنٹینیو کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.